कहते हैं कि पत्नी के जिस्म की आग अगर ठीक से ना बुझाया जाए तो वह इधर उधर झांक टटोल करने ही लगती है। तो आज की इस कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। तो ये घटना कहाँ की है और कैसे क्या हुआ था, पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, यह घटना बाराबंकी की है। ओम प्रकाश जितना ही सीधा साधा था, वो अपने काम में मेहनती भी था और अपने काम को बड़ी मेहनत और शिद्दत से किया करता था। लोग उसकी तारीफ़ें भी किया करते हैं कि ओम प्रकाश बहुत मेहनती आदमी है, क्योंकि वह किसानी का काम किया करता था और अपने ज़मीन में जो कुछ वो बो देता था, चाहे वो अनाज हो चाहे कोई भी फसल हो, बहुत अच्छा ही होता था। लोग भी उसकी इस बात की तारीफ़ किया करते हैं। लेकिन वह बाहर तो काम करता है, लेकिन अपने घर की खेती में ज़रा सा भी मेहनत नहीं करता है। एक दिन ओम प्रकाश के घर सुरेश आ जाता है। सुरेश उसका पड़ोसी था और सुरेश जो था वह एक आईएएस टाइप का आदमी था। बस उसका काम यही था, मोहल्ले की औरतों को ताड़ना। जहाँ उसका सेट हो जाता है काम, बस उस पे वो नज़र डालना शुरू करता है। अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन ओम प्रकाश की पत्नी सुनीता जो थी, अपने पति से वंचित थी। वजह ये थी कि ओम प्रकाश इस काबिल ही नहीं था कि इसको संतुष्ट कर सके। इसीलिए वो अपने जंगल की ज़मीन में तो भरपूर हल चलाता था, लेकिन अपने घर पे अपनी स्त्री को खुश नहीं कर पाता था। और इसी बात का फ़ायदा उठाया संतोष ने। संतोष जब सुनीता के पास आता है तो उससे मीठी मीठी बातें करता है और उससे कहता है कि सुनीता भाभी, भैया ओम प्रकाश बहुत मेहनती हैं और सारे गांव में उनके चर्चे होते हैं। सब लोग उनकी तारीफ़ किया करते हैं कि ओम प्रकाश भाई बड़ा मेहनती है। तो सुनीता यहाँ पे बोलती है कि ठीक है, अच्छे होंगे, लेकिन घर की खेती में उनको थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं है। जब ये बात संतोष सुनता है तो उसके दिमाग की जो नसें होती हैं वो खुल जाती हैं, क्योंकि वो अयासी टाइप का आदमी था ही। बहरहाल उसे सुनीता से बात करने में इंटरेस्ट आने लगता है और संतोष जैसा चाहता था सुनीता वैसी ही निकली, क्योंकि वो पति सुख से वंचित थी। उसके बाद में संतोष पूछता है कि भाभी, मैं समझा नहीं कि घर की खेती कौन सी है। तो सुनीता यहाँ पे कहती है कि तुम्हारे भैया जब जंगल से आते हैं, हारे थके आते हैं खेती बाड़ी करके, तो घर आते ही खाना खा के सो जाते हैं। मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देते कि हाँ, उनकी पत्नी भी है और उसे भी थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। तो संतोष यहाँ पे कहता है कि भाभी क्या बात कर रही हो, हमारे रहते हुए तुम्हें क्या दिक्कत? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप हमें बताओ अपनी परेशानी, मैं अगर दूर ना कर दिया तो फिर बोलो। तो कहती है कि तुम्हें बताने की बात नहीं है, तुम थोड़ी ना पूरी करोगे। संतोष कहता है कि भाभी, मैं तुम्हारा पति भले ही ना हूँ, लेकिन तुम्हारा देवर तो हूँ। आप अपनी परेशानी हमें बता सकती हैं, हम पूरी ना करें तो इसमें हमारी गलती। फिलहाल उसके बाद में सुनीता की जेठानी कमला वहाँ पे आ जाती है, तो संतोष वहाँ से दबे पांव भाग जाता है और वहाँ से खिसकने के बाद में फिर सुनीता से अगली मुलाकात का इंतज़ार करने लगता है। और कुछ समय बीतता है, उसकी अगली मुलाकात जल्द ही हो जाती है। फिर उसको सुनीता अकेली बैठी हुई घर में मिल जाती है और वो चुपके से सुनीता के पास आ जाता है, क्योंकि एक तो पड़ोसी था, हमेशा आना जाना उसका लगा रहता था। इसलिए ओम प्रकाश के घर आने जाने में थोड़ा सा भी झिझक नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था और ना ही कोई मना करने वाला था। एक दिन फिर संतोष आता है। उस दिन संतोष कहता है कि भाभी, उस दिन बात अधूरी रह गई थी, अपनी पूरी बात हमें ठीक से बताई नहीं। तो यहाँ पे सुनीता कहती है कि देवर जी, क्या तुम हमारे साथ जीवन भर मेरा साथ निभा पाओगे? तो संतोष यहाँ पे कहता है कि भाभी, संतोष वो इंसान नहीं है जो किसी को बीच रास्ते में छोड़ के चला जाए। एक बार मेरे हाथ में तुम अपना हाथ देखो तो देखो, जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा और तुम भी क्या याद करोगी। अब इतने में एक दोनों दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि देवर जी, मुझे भी उम्मीद ही है। फिर दोनों लोग कमरे में जाते हैं और कमरे में जाने के बाद में ये दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं
उसके बाद में इन दोनों के बीच वहीं पे संबंध भी बन जाता है। और ये एक बार जब ये संबंध बन जाता है तो फिर से रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब ये सिलसिला रोज का हो जाता है, रोज डेली लगातार ऐसे ही चल रहा था। कुछ दिन बीतता है। कहते हैं कि अवैध संबंधों की राह बहुत कठिन होती है। कोई भी आदमी अगर इस पर एक भी बार दस्तक दिया तो वह फिसलता ही चला जाता है। संतोष और सुनीता ने शादीशुदा होते हुए भी ऐसे रास्ते पर कदम रखा था जिसका खामियाजा उन्हें खुद ही भुगतना पड़ा। दोनों ही अपने अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे थे, अपना स्वार्थ पूरा करते रहे। उन्होंने वासना की आग में सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया था। धीरे धीरे दोनों के नाजायज संबंधों की भनक मोहल्ले पड़ोस वालों को लग जाती है और उसके बाद में ये चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। जब ये चर्चा होते होते ओम प्रकाश के कानों तक पहुंचती है तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। अब वो कहता है कि मैं तो बाहर के कामों में ही फंसा रह गया, लेकिन मेरे घर की ज़मीन में कोई दूसरा दस्तक दे गया। उसके बाद में वो संतोष को वार्निंग देता है कि अपने घर ना आने की, कि अगर तूने मेरे घर में मेरे ना रहने पे अगर आया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। और उसके बाद में अपनी पत्नी को भी बहुत धमकाता है। कहता है कि अगर तूने इसको अपने घर पे कभी बुलाई तो फिर ठीक नहीं होगा। उसका असर ये होता है कि संतोष उसके घर में आना बंद कर देता है। ओम प्रकाश समझता है कि अब सुनीता अपनी हरकतों से बाज आ गई। इसी तरह से दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन ओम प्रकाश का भांजा विकास उनके घर पे आता है और विकास जब घर आता है और जब गठीले बदन के ऊपर सुनीता की नज़रें पड़ती हैं तो उनकी निगाहें फिसल जाती है। अब यहाँ पे उसको पाबंदी लगी ही थी किसी दूसरे से मिलने के लिए। अब वो यहाँ पे सोचती है कि हमें पाबंदी जब वहाँ पे लगी है तो हम क्यों ना इसी से ही अपना काम निकालें। इसलिए जब भी उसका भांजा घर पर आता है अपने रिश्तेदारी में, अपने मामा के यहाँ, तो फिर अपने भांजे के ऊपर वह नज़र डालना शुरू कर देती है। अब जैसे ही खूबसूरत मामी ने भांजे के ऊपर नज़र डालना शुरू करती है तो भांजा को भी समझने में देरी नहीं हुई और फिर दोनों के बीच में अश्लील बातें शुरू होती हैं। उसके बाद विकास कुछ दिन रह के चला गया, लेकिन अपना नंबर जो था एक दूसरे को दे देता है और फिर इन दोनों की बातें लगातार जारी होती हैं। अब दोनों बातें ही करते रहते हैं। फिर मामी ने विकास को अपने घर पे फिर से बुलाया और जब वो घर आता है फिर दोनों के बीच में नाजायज संबंध बनना शुरू हो जाता है। और जब एक बार बन जाता है तो यह सिलसिला लगातार का हो जाता है। ओम प्रकाश के पीठ में जो छुरा घोंपने वाला था वो उसका अपना भांजा ही था। होना तो ये चाहिए कि अगर उसकी मामी ने उसके साथ अश्लील हरकत की थी तो उसकी शिकायत अपने मामा से कर सकता था, लेकिन वो भी वासना की आग में अंधा हो चुका था और उसने भी रिश्तों की मर्यादाओं को न देखते हुए मामी के साथ में नाजायज संबंध बना लिया। अब दोनों का इसी तरह से काम चलता रहता है और सालों बीत जाते हैं। उधर जब संतोष को सुनीता की याद सताने लगी तो उसे दोबारा मिलने की कोशिश करने लगा और फिर उसको धमकी देने लगा कि अगर तूने संबंध मुझसे नहीं बनाए तो फिर मैं तुम्हारे मायके चला जाऊंगा और वहां जा कर के तुम्हारी पूरी कहानी बता दूंगा। जब सुनीता ने देखा कि ये हमारे रास्ते का रुकावट बन रहा है तब वहाँ पे सुनीता ने एक तरकीब सोची। तो विकास अपने भांजे से कहती है कि संतोष हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, देख लो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इसको रास्ते से हटा दो, इसको ठिकाने लगा दो। विकास की बात समझ में आ जाती है और फिर अपने खानदान की इज्जत को, बदनामी को बचाने के लिए अपने बड़े मामा से यह बात कहता है कि संतोष मामी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसको ठिकाने लगा दिया जाए तो ही सही होगा। उसके जो बड़े मामा थे ओम प्रकाश को छोड़ करके वो भी उसके साथ में मिल जाते हैं और फिर मौका देखने लगते हैं। और एक दिन वो रात में ही अपने घर पे टहल ही रहा था तो फिर उसे ये लोग पकड़ लेते हैं और क्योंकि इसी मौके का वो इंतज़ार ही काफ़ी दिन से कर रहे थे, सब लोग अपने घर में सो रहे थे और इसी मौके का तलाश कर रहे थे, उनको ऐसा मौका मिल ही जाता है। उसके बाद में उसको पकड़ते हैं और वहीं पे एक ही झटके में सातवां आसमान दिखा देते हैं। फिर उसके बाद में
अपने बाइक पे लादते हैं उसको। लादने के बाद में घर से बाहर काफ़ी दूर लेके जाते हैं और उसको फेंक देते हैं। लेकिन जब 2 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीतने के बाद में संतोष के घर वालों को संतोष नहीं मिलता है, तो फिर वो उसकी छानबीन करना शुरू कर देते हैं। छानबीन होती है, होने के बाद में पुलिस को ये शिकायत दर्ज करवाया जाता है। पुलिस शिकायत को दर्ज करती है और पूरा छानबीन करने लगती है। जब पूरी छानबीन करती है, छानबीन करने के बाद में विकास और विकास के बड़े मामा का नाम उसमें आ जाता है। और इनको जब पकड़ करके पुलिस पूरी कहानी पूछती है और ये लोग जब पूरी कहानी बताते हैं, तो पुलिस वाले भी वहाँ पे सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद में अब सुनीता भी, उसका बड़ा मामा भी और 18-19 साल का विकास भी, अब तीनों जेल में हैं। अब तीनों लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अब आप ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि सबसे बड़ी गलती किसकी थी। अब यहाँ पे एक हवस के कारण कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। तो उम्मीद करूँगा इस कहानी से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। और यह वीडियो बनाने का मेन मकसद लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी ना हो। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अगर ऐसा कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल पे बने रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।